स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज की सेशन में मैं कोशिका का तीसरा वीडियो लाया हूं और उम्मीद करूंगा कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि आप लोगों ने पहला और दूसरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद। दोस्तों इसी के साथ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मैथ और साइंस का एक एक कॉन्सेप्ट लाऊं, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट का क्लियर कर सकूँ। दोस्तों जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उससे रिलेटेड पहले बायो का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर एक साथ क्यों वीडियो नहीं बना रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो। ज़्यादा टाइम का वीडियो बनाने से ज़्यादा बर्डन भी हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर बर्डन हो। तो इसी के साथ मैं छोटा छोटा टॉपिक लाकर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और जो प्लास्टिड यानी हिंदी में उसे लवक बोलते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो का जो पहला टाइप है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में कौन कौन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है वो जान जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था, तो इसको भी याद रखिएगा 1886 में। याद हो गया दोस्तों। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी तो क्या उस समय माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया था? जी नहीं दोस्तों, उस समय माइटोकॉन्ड्रिया का नाम अल्टमैन ने क्या रखा, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पड़ा था बायोप्लास्ट। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जब खोज हुई थी तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पहली बार क्या रखा था, तो उसका नाम पड़ा था बायोप्लास्ट। बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम था माइटोकॉन्ड्रिया रखा दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हमेशा जो कंफ्यूज करता है इससे क्या कि जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो कार्ल बेंडा कभी कभी टिक कर देते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा था तो हम अल्टमैन रखते हैं। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, कब किया था, तो 1886 में। ये क्लियर हो गया। जब अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तो उस समय पहली बार उसका क्या नाम रखा था, तो उस समय उसका नाम पड़ा बायोप्लास्ट। ये क्लियर हो गया दोस्तों। जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई तो उस समय एक वैज्ञानिक थे, एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसके बारे में, इनके कार्य क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनका लोकेशन क्या है, इस सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर जब जितना करेंगे उतना मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता रहूँगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि फिगर में दोस्तों सबसे बाहरी वाली जो आप झिल्ली देख रहे हैं यानी मेम्ब्रेन देख रहे हैं उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर छोटे 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 द्रव के रूप में पाए जाते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। याद रखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इससे, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो एंजाइम यानी द्रव है, ये एंजाइम क्या करता है दोस्तों कि जितने भी भोजन होते हैं उनका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का ही निर्माण होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि एनर्जी का निर्माण होता है जब हम इनके में जो छोटे छोटे द्रव आप दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि किसी भी जीव जंतुओं के शरीर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान क्या है, तो सेल, किसी भी सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख रहे हैं द्रव, छोटे छोटे द्रव के रूप में जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स भोजन का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण करने के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। इसको याद रखिएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स भोजन का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करते हुए भोजन का यानी ऊर्जा का क्या होता है, भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होने लगता है, जिससे वहाँ पर ढेर सारी ऊर्जा निकलने लगती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये क्लियर हो गया दोस्तों। ये जो
ऊर्जा होता है दोस्तों, ये किस रूप में जमा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकांड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होता है वो किस रूप में जमा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों एटीपी के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों, एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन। याद रखिएगा एडेनोसिन, याद रखिएगा दोस्तों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, माइटोकांड्रिया में जो एनर्जी होती है वो किस रूप में जमा होती है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, ये जो इसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है, जो नए कोशिका यानी नए यौगिक जो होते हैं उसका क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने माइटोकांड्रिया का आपको बता दिया हूं। एक बार और रिवीजन करवाना चाहता हूं। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने किया था। कब किया था, तो 1886 यानी 1886 में किया था। उस समय जब माइटोकांड्रिया की खोज हुई थी तो उसका नाम क्या पड़ा, तो बायोप्लास्ट पड़ा। माइटोकांड्रिया का नाम किसने रखा था माइटोकांड्रिया, तो कॉल बेंडा ने, जिसको माइटोकांड्रिया का नाम माइटोकांड्रिया रखा। उसके बाहरी परत के मैंने बारे बता दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि माइटोकांड्रिया को आखिर पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया के अंदर जो द्रव होते हैं दोस्तों वो भोजन को ऑक्सीडेशन पूरी तरह से कर देते हैं, यानी ऑक्सीकरण कर देते हैं, जिससे ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, यानी इकट्ठा होती है, तो वो एटीपी के रूप में इकट्ठा होती है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भोजन जो माइटोकांड्रिया में इकट्ठा होता है वो किस रूप में इकट्ठा होता है, तो वो एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इसलिए कोशिका को पावर हाउस यानी माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इस तरह से जो दोस्तों माइटोकांड्रिया से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो मेरा टाइप है वो गोल्जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टिन यानी लवक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के बारे में। तो आइए दोस्तों हम अब चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट। दोस्तों हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, गोल्जी का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। क्या क्या पॉइंट है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले गोल्जी का की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। तो आपको याद करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, कैमिलो गोल्जी ने किया था गोल्जी काय की खोज। दूसरा पॉइंट इसमें है दोस्तों कि कब किया था, तो याद रखिएगा 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। तो कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी काय को पादप कोशिका में देखा या जंतु कोशिका में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये इन्होंने जंतु कोशिका पर सबसे पहले जो है गोल्जी काय को देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। जब गोल्जी काय की खोज हो रही थी तो कैमिलो गोल्जी ने दोनों में यानी पादप कोशिका में देखा और जंतु कोशिका में देखा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले किस पर देखा, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बता दिया जंतु कोशिका में देखा था। इसकी आकृति कैसे होती है, तो जब इन्होंने जंतु कोशिका में जब गोल्जी काय को देखा तो इन्होंने देखा कि जो रॉड होते हैं वो एक ग्रुप के रूप में दिखाई दिए, लेकिन जब पादप कोशिका में इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो जो रॉड जंतु कोशिका में एक ग्रुप जैसा दिखाई दे रहा था, वो पादप कोशिका में जो सारे रॉड एक दूसरे से बिखरे हुए थे। तो ये कुछ पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि गोल्जी काय जो होता है, नाम याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, यूकैरियोटिक, जीवाणु, याद रखिएगा, नील हरित शैवाल, ये जो 3 पॉइंट है दोस्तों ये अक्सर जो है, और एक याद रखिएगा आरबीसी। आरबीसी यानी ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, इन सभी में जो है गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गोल्जी काय नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं में, जीवाणु में, नील हरित शैवाल में और आरबीसी में। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि गोल्जी काय को यातायात प्रबंधन क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अक्सर यहां से पूछता है कि गोल्जी काय को ट्रांसपोर्ट नाम क्यों रखा गया, ट्रांसपोर्ट नाम क्यों रखा गया। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि गोल्जी काय क्या करता है कि इसके अंदर जितने भी पदार्थ जो है संचित होते हैं यानी इकट्ठा होते हैं, उनको क्या करता है गोल्जी काय, पैकेजिंग का काम करता है। और पैकेजिंग करके कोशिका के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या करता है, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि एग्जाम्पल में देख ले, बस क्या करता है, बस यात्री को बैठाता है, दूसरे दूसरे जिले डिफरेंट जिलों में क्या करता है, भेजने का काम करता है। तो सेम यही काम हमारा गोल्जी काय का है। गोल्जी काय में जितने भी अंदर पदार्थ इकट्ठा होते हैं उन पदार्थों को क्या करता है, पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग करके सारे क्षेत्रों में क्या करता है, भेजने का काम करता है। इसीलिए गोल्जी काय का नाम जो है ट्रांसपोर्ट पड़ा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं, यातायात प्रबंधन। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है दोस्तों कि यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा गोल्जी काय को कहते हैं। मैंने आपको क्लियर समझा दिया कि यातायात प्रबंधन यानी ट्रांसपोर्टेड, इसका नाम क्यों पड़ा। तो
जितने भी इसमें पदार्थ संचित होते हैं उन पदार्थों का क्या करता है, पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग करके विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो गोल्जी काय से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लवक के बारे में। बस वीडियो में बने रहिएगा। पहले यहीं से क्वेश्चन आप जान जाइए कि पूछा जाता है कि लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है, तो सबसे पहले ये केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है कि लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड को आगे चल के 3 भाग में बांट दिया गया दोस्तों। वो पहला भाग क्या था, क्रोमोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। दूसरा जो टाइप है वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक दोस्तों, याद रखिएगा बस। तीसरा जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस लवक का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग हरित लवक। ठीक है दोस्तों, इसके एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि यहाँ पर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन से लवक जो है रंग प्रदान करता है, यानी कलरफुल यह पेड़ पत्तियों को जो बनाता है। तो याद रखिएगा वो हमारा क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जितने भी आप देखे होंगे फूल पत्तियां जो कलर होते हैं लाल पीला हरा रंग का होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण आप एग्जाम्पल में देखोगे गाजर जो होता है, गाजर को किस कारण जो लाल रंग का दिखाई देता है वो किरेटिन के कारण। उसी प्रकार टमाटर लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाइकोपिन के कारण। उसी के चुकंदर विटामिन के कारण। तो इस तरह से जो है जितने भी वर्णक यानी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही हमको कलरफुल दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है दोस्तों कि आप देख रहे हैं टाइप है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवर्णी लवक। अवर्णी लवक से क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से पेड़ पौधे में अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो याद रखिएगा, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है उस स्थान पे पाया जाता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो कहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है दोस्तों, तो वो हमारा जड़ है और तना है। इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी जड़ तना होते हैं उनका जो कलर होता है वो उदासीन होता है, यानी उनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधों के जो पत्तियां हरे रंग की होती हैं वो इसी यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही, यानी हरित लवक के कारण ही होता है। और जितने भी भोजन जो बनता है, भोजन का निर्माण होता है, वो हरित लवक में ही होता है। याद रखिएगा, हरित लवक के कारण ही होता है। इसमें जितने भी क्रियाएं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जितने भी होती हैं वो सारा हरित लवक के कारण होती है। इसीलिए हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से रसोई घर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को। हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो होती हैं पूरी होती हैं, जिससे भोजन जो क्या करता है पेड़ पौधों में बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चल के याद रखिएगा कि हरित लवक में भी वर्णक पाए जाते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट यह है, हरित लवक में कौन कौन से वर्णक, तो पीला और नारंगी रंग का जो वर्णक जो है हरित लवक में पाया जाता है। और ये पॉइंट जो पूछा जाता है आप देख रहे हैं कि जिसका नाम है स्ट्रोमा, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्ट्रोमा पाया जाता है। तो याद रखेंगे इन तीनों में से क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा जो होता है ये कैसा होता है, तो एक प्रकार का ये द्रव है, लिक्विड के रूप में जो है हरित लवक में पाया जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों कि लवक जो है वो माइटोकांड्रिया की तरह, इसमें याद रखिएगा दोस्तों लवक में डीएनए प्लस राइबोसोम जो है पाया जाता है। याद रखिएगा ये लवक में जो है क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है कि लवक में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो इसको याद रखिएगा, लवक जो है माइटोकांड्रिया में भी ये दोनों पाया जाता है दोस्तों, डीएनए और राइबोसोम, और लवक में भी ये पाया जाता है डीएनए और राइबोसोम। तो इस तरह से ये जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है, उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूँ।